नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात कांग्रेस कथा की। कांग्रेस यानी देश की 135 साल पुरानी पार्टी, मगर इसी पार्टी में छिड़ गया है घमासान। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी को 1 साल पूरा हुआ तो पार्टी के ही दिग्गज नेताओं ने पूर्णकालिक नेतृत्व की मांग उठा दी। बाकायदा एक चिट्ठी लिख दी गई। चिट्ठी पर 1 या 2 नहीं बल्कि 23 लोगों ने या 23 बड़े नेताओं ने दस्तखत किए। राहुल ऐसे नेताओं पर भड़क उठे, फिर भावुक भी हो गए। राहुल के एग्रेशन पर पहले नाराज नेताओं ने भी आंखें तरेरी और फिर वो भी खुशी खुशी मान गए। 7 घंटे की मैराथन बैठक के बाद सोनिया गांधी को ही कांग्रेस का अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया। तो क्या घमासान की हैप्पी एंडिंग हो गई? क्या राहुल गांधी के साथ नेताओं के रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बड़ा डिबेट है और इसीलिए एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, मगर सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। एक 135 साल पुरानी पार्टी में एक बार फिर कमान पर सवाल उठे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, इस बार अंदर खाने या दबी जुबान में नहीं, बल्कि कांग्रेस में जो कमान पर घमासान छिड़ा वो इस बार जगजाहिर और खुले तौर पर हुआ। पार्टी के ही 23 बड़े नेताओं ने आला कमान को चिट्ठी लिखकर मजबूत और जमीनी तौर पर प्रभावी नेतृत्व की मांग कर डाली। पार्टी के एक से एक बड़े दिग्गज ने इस चिट्ठी पर दस्तखत किए। चिट्ठी मिलते ही कांग्रेस में संग्राम छिड़ गया। हाल के सालों में शायद पहली बार नेतृत्व पर सीधा सवाल खड़े हुए तो राहुल गांधी ने पुराने नेताओं को आड़े हाथों ले लिया। राहुल की नाराजगी के बाद दिग्गजों ने भी आंखें तरेर ली, मगर इस घमासान के बाद हुआ वही जो हर बार होता है। CWC की बैठक के बाद फैसला किया गया कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। अब कांग्रेस इस पूरे एपिसोड पर सफाई दे रही है। जो नेतृत्व परिवर्तन की बात चल रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने तो कह दिया, मैंने तो स्टेटमेंट दे दिया, उनको अध्यक्ष रहना चाहिए। अभी तो श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं, अगर उनके बाद राहुल गांधी जी ही एकमात्र विकल्प हमारे सामने है और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। हर कांग्रेस जन चाहता है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार जल्दी संभालें। देश की सबसे पुरानी पार्टी कमान पर घमासान से जूझ रही है तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी ले रही है। MP के CM शिवराज सिंह चौहान से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व CM रमन सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। सही बात करें, कांग्रेस को सही दिशा में लाने का सुझाव और सलाह दें। उस पर आरोप लगा दिया जाता है कि ये नेता तो भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जी जैसे नेता जिन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात कही, अब उन्हीं पे आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन तलुए चाटने वाले कांग्रेस में वफादार है और जब पार्टी की यह स्थिति हो जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। सबके मन में क्या है, अलग अलग विचार उनके चिट्ठी और उनके व्हाट्सएप के माध्यम से ही मालूम होता है, मगर ये बात तो तय है कि अंदर में एक विभाजन की रेखा साफ दिख रही है। चिट्ठी लिखी गई, घमासान हुआ और उसके बाद वही ढाक के 3 पात। पूरी कांग्रेस एक परिवार में सिमट गई। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी तो साथ ही उन अटकलों पर भी विराम लग गया जिसमें गैर गांधी परिवार के व्यक्ति के अध्यक्ष बनने की सुगबुगाहट थी। मगर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये, क्या कांग्रेस एक परिवार तक सीमित पार्टी ही रह गई है और रह जाएगी? सवाल ये, क्या गैर गांधी परिवार के किसी शख्स को कमान मिलने की संभावनाएं खत्म हो गई हैं? सवाल यह है, क्या मौजूदा हालातों के साथ कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दो बातें जाननी यहां बहुत जरूरी है। साल 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ, कांग्रेस की नींव पड़ी। 1885 से 135 साल गुजर गए। इस बीच शुरुआत में और उसके बाद बीच में भी कई और गैर गांधी परिवार से जो लोग हैं वो कांग्रेस की कमान संभालते रहे। लेकिन 1998 के बाद जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी
तो 22 साल से, पिछले 22 साल से, 2 दशक से और कोई नेता कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। सोनिया गांधी, उसके बाद फिर राहुल गांधी और अब अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर फिर से सोनिया गांधी। पहली बात जो बहुत अहम है, और दूसरी बात ये उठ रही है कि आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई देने वाली पार्टी में क्या वाकई ये लोकतंत्र है या ये राजतंत्र है? ऐसे बहुत से सवाल उठेंगे, जिन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है क्योंकि एक बड़ी डिबेट है। 1 घंटा आज हम इस पर बहस करने वाले हैं। हमारे साथ भोपाल से कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से हमारे साथ विधायक, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, केदार जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ साथ हितेश जी, चौधरी साहब, गिरिजा शंकर सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं डिबेट में। सबसे पहला सवाल चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब आपसे। सर, 135 साल पहले जब कांग्रेस की नींव पड़ी, जब कांग्रेस का गठन हुआ, जब कांग्रेस शुरुआत हुई, तो आजादी एक बहुत बड़ा मकसद रहा। लोकतंत्र रहे देश में, आजादी रहे, लेकिन ये पार्टी में कैसा लोकतंत्र है? 7 घंटे की मैराथन बैठक हुई और फिर ढाक के वही 3 पाद, अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि 145 वर्ष पुरानी पार्टी, और वो पार्टी जिसने देश की अंग्रेजों से गुलामी को मुक्त कराने के लिए स्थापना हुई, और ऐसी पार्टी से निकलकर वो नेता आए जिन्होंने आजादी के बाद कांग्रेस को आगे बढ़ाया, देश को अपने आगे बढ़ाने में काम किया। हमें इस बात का फक्र है कि हम इतनी पुरानी पार्टी के और ऐसी जमात के साथ हैं जिसने देश में आजादी से लेकर देश को तरक्की शुदा बनाने तक में हमारे नेताओं ने योगदान दिया है। जहां तक आप बात करते हैं, भाई कांग्रेस पार्टी ने देश के हित में काम किया है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आसिफ जी, अगर ये देखा जाए कि साहब गांधी परिवार क्यों, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उस समय सोनिया जी प्रधानमंत्री बन सकती थी। उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया। दूसरे व्यक्ति में आस्था जताई कांग्रेस ने। भारतवर्ष जैसे बड़े विशाल देश में 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रखा सरदार मनमोहन सिंह जी को, और नीतियां वही जो यूपीए ने तय की थी, चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने तय की थी, उन नीतियों के साथ देश ने आर्थिक आजादी पाई, स्वतंत्रता पाई, आजादी आर्थिक रूप से, और देश तरक्की शुदा हुआ, देश में रोजगार बढ़े। जहां तक राहुल जी की बात बार बार करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल जी से इस समय भारतीय जनता पार्टी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आंतरिक लोकतंत्र की बात है, कांग्रेस हमेशा आंतरिक लोकतंत्र से ही जिंदा है। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी व्यक्ति कार्य समिति में कोई भी बात कह सकता है, वर्किंग कमेटी में। अन्य दल, जैसे मैं बात करूं आदरणीय राहुल जी की, राहुल जी ने जब से ये विषय उठाना शुरू किया आसिफ जी, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। पहले इस विषय पे चर्चा नहीं होती थी। राहुल गांधी ने जब गलवान घाटी की बात की, राहुल गांधी ने भारतवर्ष की जमीन की बात की, राहुल गांधी ने अप्रवासी मजदूरों की दुर्गति की बात की, राहुल गांधी ने जब ये कहा कि 7,000 रुपए हमें देना चाहिए प्रति व्यक्ति का, आप तब से आपको तकलीफ होने लगी। और मुझे अफसोस के चौधरी साथ साहब, तमाम मुद्दे बचा के रखिए क्योंकि अभी 1 घंटे की डिबेट है। हम तो इस पर अभी आएंगे कि आखिर क्या परिवारवाद के आरोप हाल में लगते रहे हैं या ये आरोप पहले से लगते रहे। मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन आपके एक साथी हैं रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संसदीय सचिव हैं विकास उपाध्याय जी। विकास जी, एक कहावत है, किसी भी अच्छी चीज की शुरुआत करनी हो तो घर से ही शुरुआत होती है। आपने कांग्रेस की स्थापना की, मेरा मतलब आपसे मतलब कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस वक्त जो मकसद रहा, मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन घर से तो लोकतंत्र की शुरुआत करिए, तभी तो फिर देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। ये कैसा लोकतंत्र है कि 22 साल से एक ही परिवार के पास पार्टी है और ज्यादातर मौकों पर उसी परिवार के पास पार्टी रही। देखिए आसिफ जी, कांग्रेस पार्टी की अपनी विचारधारा, और वो कांग्रेस पार्टी जिसकी नींव खून पसीने से वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, उसके पसीने से कांग्रेस पार्टी बनी है। और कांग्रेस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, जिस गांधी नेहरू परिवार की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान का जिंदा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज पूरा देश
गांधी परिवार के लिए, गांधी परिवार की ओर उनकी निगाह है। और लोकतंत्र की बात आप करते हैं, कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी पूरे देश के अंदर में जिसके अंदर लोकतंत्र है, तब तो लोगों को अपनी बात करने का मौका मिला। हमारे यहां फैसला नागपुर और महाराष्ट्र से नहीं होता, महाराष्ट्र के नागपुर से नहीं होता, हमारे यहां फैसला लोकतंत्र है, हमारे यहां फैसला CWC में होता है, सब लोग बैठकर फैसला करते हैं। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज पूरे देश के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, मैं अभी राकेश जी को सुन रहा था, आज हमें गर्व है इस बात का कि इस ऐसी पार्टी से जुड़कर काम करने का अवसर और इस पार्टी में एक छोटा से अदना सा कार्यकर्ता बनने का अवसर मिला। मेरा 100 जन्म भी होगा तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बनकर रहूंगा। ये मेरे 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 जैसे सर, ये आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है। इससे पहले कि मैं एक छोटा सा ब्रेक लूं, विकास जी, मैं चाहता हूं कि सबके एक रिएक्शन हो जाए इस पर डिटेल्ड। अभी हम ब्रेक के बाद आएंगे। हितेश वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। दोनों हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं, चौधरी साहब भोपाल से और रायपुर से विकास जी, दोनों ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि वर्किंग कमेटी में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में किसी को कुछ भी बोलने का हक है, यह लोकतंत्र है। मेरा सवाल यही है, किसी को कुछ भी बोलने का हक है या चीजें बाहर लीक हो गई तो किसी को बोलने का कुछ हक है? देखिए आसिफ जी, ढोल और तानपुरे तो आपने सुन ली है। अब आप सुनिए तथ्यों की बात। आजादी के बाद लूंगा, आप तो 135 पे चले गए। ये 135 वाली कांग्रेस नहीं है तथ्यात्मक रूप से, और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, गुर्जर शंकर जी सामने ही बैठे हैं, तो मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं। 3 सिंबल तो इनके 3 टुकड़े हो चुके हैं ऑलरेडी। पहला सिंबल इनका बैलजोड़ी था, फिर 67 में जब नेहरू जी ने ये कांग्रेस अपनी इंदिरा जी को, बिटिया को सौंप दी, तो बहुत सारा अंदर सब घटनाक्रम रहा। अगेन गिरिजा शंकर जी बैठे हैं, साक्षी हैं। तो ये आ गया धीरे से 69 में निकल के गाय बछड़े की पार्टी हो गई, मतलब पिता पुत्री की, और सिंबल भी वैसे ही लिया उन्होंने। और फिर तो उसके बाद आपने देखा हो तो सीधा पंजा आ गया। तो ये तो सब इंदिरा कांग्रेस हो गई। तो आप जिसको जब समझेंगे ना, तो ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो महात्मा गांधी की कांग्रेस होती थी, लाल बाल की होती थी। इस कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी। और क्यों की थी, फिर अगेन डिटेल में नहीं जाता हूं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और तो और इसके शुरू के 5-6 अध्यक्ष जो है अंग्रेजी रहे थे। तो ये सब हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि उसकी आड़ में जो वर्तमान की कांग्रेस जो है, वर्तमान के गांधी जो हैं, जो गांधी भी नहीं है, उनको थोपना नहीं चाहिए, एक बात। और दूसरी है कि सूचना दे देता हूं मैं कि अभी जब हम बात कर रहे हैं ना आसिफ जी, तो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता और लोकतंत्र की एक बैठक गुलाम नबी आजाद जी के घर में चल रही है, जिसमें मनीष तिवारी, शशि थरूर और कपिल सिब्बल ये लोग सब मौजूद हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा, अभी वहां की बैठक तो 7 घंटे की समाप्त हो गई है। हमको तो लगा था वाजपेयी साहब हैप्पी एंडिंग हो गई इस फिल्म की, लेकिन आपने जो ये ट्विस्ट दिया है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं लौटूंगा इस पर आपके पास। थोड़ा सा वक्त का मेरे पास, मैं सबकी एक बार रिएक्शन लेना चाहता हूं। केदार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद गिरिजा शंकर सर आपका एक्सपर्ट कमेंट में जरूर इन सभी राजनीतिक टिप्पणियों पर लूंगा, उसके बाद फिर मैं ब्रेक लूंगा। केदार जी, मेरा आपसे एक सवाल, छत्तीसगढ़ में तो आपके यहां 2 ही दल हैं, मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, बड़े एक बीजेपी और एक कांग्रेस। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर जो हमें एक फिल्म देखने को मिली जिसमें इमोशन भी है, उसमें ड्रामा भी है, उसमें एग्रेशन भी है, उसमें ट्रेजेडी भी है, कुछ हद तक उसमें कॉमेडी भी है, इस फिल्म का छत्तीसगढ़ की जनता पर, आपकी राजनीतिक लड़ाई पर, राजनीति के रणनीति पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि जब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव हारी थी, क्योंकि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो काफी आकर्षित था, और 15 वर्ष की सरकार में निश्चित रूप से कुछ गलतियां हुई होगी जिसे जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुना। परंतु उसके तुरंत बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो 11 लोकसभा सीटों में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई, सिर्फ 2 कांग्रेस के पास रही। उस समय से जब ये अपना मैनिफेस्टो को पूरा नहीं कर पा रहे थे, जनता समझ गई कि गलत हाथों में सत्ता दे दी, और इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है, ना उनकी नीयत सही है ना उनके नेता सही है। ये लगातार राष्ट्रीय मुद्दे में कभी कभी तो आप देखें कि ये चीन और पाकिस्तान की भी पैरवी कर लेते हैं, और पता नहीं मालूम नहीं क्यों कर लेते हैं। और लगातार जैसा कि बताया कि A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की, और गांधी जी ने, जब गांधी जी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, तब उन्होंने पत्र भी लिखा है 29 जनवरी को कि इस कांग्रेस को अब खत्म कर देना चाहिए।
और ये जो कांग्रेस है ये सत्ताधारियों की है। जो स्वतंत्रता के लिए लड़े वो तो मार दिए गए या किनारे कर दिए गए। मैं कितने नाम गिनाऊं आपको, ये तो खाली लोलुपता के लिए। और उसके बाद 3 विभाजन हो गए, अब बचे तो खाली सत्ता को लोलुपता के साथ और स्वार्थ के साथ, जनता की सेवा के लिए नहीं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहे और नेहरू गांधी परिवार राज करे, इसके लिए लगातार ये पैरवी की जा रही है। और 22 लोग लिख कर देते हैं, 22 लोग। तो इसका पहला सीरियल आज की मीटिंग का ड्रामा ही होना था उनका। और ड्रामे में अगर इमोशन भी होता है तो वो ड्रामा ही होता है। तो ये खाली ड्रामेबाज लोग हैं। 22 लोगों ने लिख कर दिया और निश्चित रूप से अब गांधी परिवार उसमें फिर सर्वसम्मति से ये फैसला भी हो गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। केदार जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं इसके बाद जरूर आऊंगा आपके पास। गिरिजा शंकर सर, बीजेपी और कांग्रेस भोपाल रायपुर दोनों के नेताओं की आपने बात सुन ली। अब मेरा आपसे एक सीधा सवाल, थोड़ा कंफ्यूजन है कांग्रेस कार्यकर्ता में भी और जनता में भी। इतनी पुरानी पार्टी, इतनी विस्तृत पार्टी, हालांकि बीजेपी दावा करती है कि उसके पास कार्यकर्ता अब ज्यादा हैं, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या बल के तौर पर पार्टी हो गई है, लेकिन इतनी पुरानी पार्टी के इतने बड़े कार्यकर्ता और इतनी जनता, उसमें कंफ्यूजन यह है कि गांधी परिवार के हाथों में नेतृत्व रहना ये कांग्रेस के लिए मजबूती है या मजबूरी है, और इस मजबूरी की वजह से कम पिछले 6 साल से तो पार्टी उभर नहीं पा रही, या मजबूती की कम से कम पार्टी को संभाल तो रखा है? देखिए, ये मजबूरी या मजबूती वाली बात नहीं है। दरअसल लीडर जो है वो अपने आप को इमर्ज करता है, वो कोई क्रिएट नहीं किया जा सकता। जवाहरलाल नेहरू के समय इंदिरा गांधी को कोई उत्तराधिकार नहीं सौंपा गया था। फ्रीडम मूवमेंट से लेकर उसके आगे की राजनीति उन्होंने अपने दम पर की थी। और आज की तारीख में देखा जाए तो यदि कांग्रेस का कोई चेहरा, कांग्रेस की कोई आवाज यदि पूरे देश में सुनाई पड़ती है तो केवल राहुल गांधी की। कोई और नेता जो 23 लोगों ने जो लिख के दिया, जिन लोगों ने कि स्थायी अध्यक्ष चाहिए हमको, उनमें से आप देखें कि इन 1 साल में या 6 साल में वो ऑल्टरनेटिव उभरने की कोशिश की क्या उन्होंने? कोई नेतृत्व उभारने की कोशिश नहीं होती, उभरने की कोशिश होती है। वो अपनी भूमिका यदि निभाएं तो शायद वो विकल्प बन जाए। आज कांग्रेस की दिक्कत यह है कि 3 तरह के जो धाराएं कांग्रेस के अंदर नेताओं और कार्यकर्ताओं में बटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के 3 नेताओं ने 3 स्टैंड लिया आज के स्टैंड को लेकर। कमलनाथ जी ने ट्वीट किया कि सोनिया गांधी ही चाहिए हमको अध्यक्ष। दिग्विजय सिंह ने कहा सोनिया गांधी हो तो बेहतर है, न हो तो राहुल गांधी चाहिए। और तीसरे नेता विवेक तनखा, वो 23 लोगों में शामिल है जिन लोगों ने साइन करके लेटर लिखा। तो ये जो अलग अलग सोच जो कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की है, इसके बीच कोई तालमेल बनाकर यदि पार्टी को एकजुट रखने की ताकत यदि किसी में है अभी, तो बिल्कुल निश्चित रूप से चाहे वो उसकी कितनी भी आलोचना हो, वो गांधी परिवार में ही है। ठीक बात। फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस बार गिरिजा शंकर सर, मैं चर्चा की शुरुआत फिर आपसे ही कर रहा हूं, और मैं वही आपसे सवाल पूछूंगा जो मैंने ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है नहीं या होने नहीं दिया गया, और क्या ये पहली कोशिश थी एक धड़े की, कुछ नेताओं की ऑप्शन बनने की, और उसे धराशायी कर दिया गया? नहीं, मैं नहीं समझता कि ऑप्शन बनने की कोशिश है। दरअसल जो बात चिट्ठी लिखकर और चिट्ठी को लीक करके की गई, वो कार्य समिति की बैठक के अंदर की जा सकती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी के अंदर वो आंतरिक लोकतंत्र के अंदर आता है। लेकिन जिस तरह से कार्य समिति की बैठक चल रही है, बैठक चलते चलते उसकी जानकारियां कोई और लीक नहीं कर रहा है, बल्कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ट्वीट करके उसकी जानकारी दे रहे हैं, उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तो मैं समझता हूँ किसी पार्टी के लिए बहुत बेहतर नहीं है। और कार्य समिति की बैठक के बाद जो पार्टी के प्रवक्ता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जो बात कि नेतृत्व को कमजोर करने नहीं दिया जाएगा, तो ये एक बड़ा संकेत है आने वाले दिनों के लिए। हो सकता है कि जो 23 नेता जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात सामने आए। और अभी जो उन नेताओं की बैठक चलने की जानकारी मिली है, ये उसी परिप्रेक्ष्य में बैठक हो सकती है। लेकिन ऐसे निर्णायक मोड़ पर यह बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के नेतृत्व को चाहिए कि वो कड़ाई से पेश आए।
कांग्रेस के नेतृत्व पर जो आरोप लगता है कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर, वो यही कि फैसले लेने में एक भ्रम की स्थिति होती है, एक स्टैंड तय करने में भ्रम की स्थिति होती है, निर्णय लेने में अनिश्चितता होती है, देरी होती है। गिरिजाशंकर सर, माफी चाहूंगा, मैं आपको रोक रहा हूं इसी पर मैं आपको रोक रहा हूं। और मेरा आपसे एक सवाल है गिरिजाशंकर सर, आपने कहा कि एक कड़ाई से निर्णय करना पड़ेगा, संदेश देना पड़ेगा, और रणदीप सुरजेवाला ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया कि किसी को भी नेतृत्व की अपमान की या नेतृत्व को कमजोर करने की ना तो इजाजत दी जा सकती है और ना दी जाएगी, लेकिन जिस कमजोर वक्त का हवाला देकर पार्टी की स्थिति सुधारने की बात कहकर नेताओं ने चिट्ठी लिखी, उस कमजोर वक्त में ऐसे नेताओं पर जो पार्टी की पहचान है, पार्टी की शान है और बरसों बरस से पार्टी जुड़े हुए हैं, उन पर कार्रवाई करने की क्षमता इस वक्त कांग्रेस में है? यदि क्षमता नहीं होगी तो कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा। आप याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी के दौर में जब पार्टी में विभाजन की स्थिति आई, तो तब इंदिरा गांधी के खिलाफ कितने बड़े बड़े नेता थे, आज उनके मुकाबले में कोई नहीं है। जब पार्टी को बचाना है, पार्टी नेतृत्व को बचाना है और पार्टी को मजबूत करना है, तो इस तरह की किसी भी गतिविधियों को यदि कोई पार्टी अलाउ करती है तो आने वाले समय के लिए किस तरह की नजीर पेश करेगी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मौका है जब कांग्रेस पार्टी को एक कड़े फैसले लेने की जरूरत है। और मैं तो ये कहता हूं कि भले हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात करते हैं, बड़ा गर्व करते हैं उस पर, लेकिन व्यवहारिकता ये है कि किसी बड़ी पार्टी को चलाने के लिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या किसी दूसरी पार्टियां हो, एक हल्का सा तानाशाह बनना भी नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी है। यदि वो नेतृत्व वो तानाशाह नहीं बन पाता है तो पार्टी उससे कमजोर होती है। पिछले कुछ सालों में जो कांग्रेस की हालत है हुई है, उसको हम इसके रूप में देख सकते हैं कि यदि सोनिया गांधी अध्यक्ष के रूप में या राहुल गांधी अध्यक्ष के रूप में कुछ कड़े फैसले लेते या उनको कड़े फैसले लेने से रोका नहीं जाता तो शायद पार्टी की हालत इतनी बुरी नहीं होती। तो ये मौका है कि पार्टी को एक कदम आगे बढ़ के पार्टी नेतृत्व को आगे बढ़कर कड़े फैसले लेने की जरूरत है। ठीक, चौधरी राकेश चतुर्वेदी साहब, तो इसका मतलब यह है कि नेता खुद कहते हैं पार्टी इस वक्त कमजोर वक्त से गुजर रही है, मुश्किल दौर से गुजर रही है, एक पूर्णकालिक नेतृत्व होना चाहिए, एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए, वो जिसकी जमीन पर प्रभाव हो, और उसके बाद फिर ध्वनि मत से सोनिया गांधी को ही अंतरिम अध्यक्ष बना दिया जाता है, यह जानते हुए कि सोनिया गांधी अपनी खराब तबीयत, नासाज तबीयत की वजह से ही इस पद से हटना चाहती हैं। जी का ये आभार मानूंगा कि वो अंतरिम अध्यक्ष थी। उन्होंने साल भर जैसे ही हुआ तो उन्होंने कहा पूर्णकालिक अध्यक्ष मैं नहीं रहना चाहती हूँ, आप लोग पूर्णकालिक अध्यक्ष की व्यवस्था कर ले, CWC। और CWC ने जब ये निवेदन किया कि आप अगली कार्य समिति की बैठक तक या जनरल सम्मेलन तक तब तक आप कार्यकारी अध्यक्ष बनी रहे, तो उन्होंने स्वीकार किया है परिस्थितियों को देखते हुए। आसिफ जी, मैं जब डिबेट पे आता हूं तो मैं सोचता हूं कि अच्छे लोगों से वार्तालाप हो। अभी एक सज्जन थे भोपाल से जो बोल रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता, तार पुणे और उसकी बात कर रहे थे। भाई इनको चाहिए कि एक तो शब्दों का दूसरे को जलील करने वाली बातचीत ना करें। अब मैं उनको क्या कहूं कि वो तोता है, पिंजरे में पढ़ के आते हैं वही बोलते हैं। उन्होंने कहा मैं तथ्यात्मक रखता हूं, तो उन्होंने कहा कांग्रेस एओ ह्यूम ने स्थापित की और 5 अध्यक्ष उसके अंग्रेज रहे। मुझे इस बात का गर्व है, अगर वो सज्जन सुन रहे हो तो मैं उन अंग्रेजों की पूजा करना चाहता हूं जिन्होंने अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस की स्थापना की। ये वो कांग्रेस थी, ये वो जमाना नहीं आसिफ जी जब हम ट्रंप का लवादा ओढ़ के हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को खराब कर रहे हैं। ट्रंप के विचारधारा को हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री लागू कर रहा है। हमें फक्र है इस बात का कि हम कांग्रेस के सदस्य हैं और हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने देश में आजादी में हिस्सा लिया। और दूसरी पार्टी के लोग अगर ये समझते हैं तो माफीदार लोग हैं, अंग्रेजों से माफी मांग कर आए हैं। और अगर विचार करें, अपने गिरेबान में झांक के देखें तो हम गांधीवादी हैं, हम गॉडसेवादी नहीं हैं। और जो गांधी के गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं उन्हें बात करते समय पहले विचार करना चाहिए। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं आपके पास। हालांकि चौधरी साहब, आप जो कह रहे हैं कि मेरे साथ बीजेपी के जो सज्जन है, मैंने वैसे इंट्रोड्यूस कराया था, आप अगर नाम नहीं लेना चाहते आपकी मर्जी, एक बार फिर बता देता हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि मैदान में आपका प्रतिद्वंदी कौन है। ये क्रिकेट में भी मालूम है, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी है। बस ठीक है, ठीक वही मैंने पूछा कि मैंने 2 बार स्वागत इसीलिए कराया। खैर ये मेरा इसीलिए उनको इंगित करके कह रहा हूँ। जी चौधरी साहब, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हितेश वाजपेयी साहब, मैं जानता हूं कि आप चौधरी साहब की बात का जवाब देना चाहते हैं और जरूर देंगे,
सवाल में कुछ भी पूछूं, लेकिन उससे पहले इसीलिए मैं विकास जी के पास जाना चाहता हूं। विकास जी, पीएल पुनिया साहब का जब बयान सुना तो पीएल पुनिया साहब कहते हैं कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहे या राहुल गांधी बने, और ऑप्शन क्या है? उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। तो ये वो बता रहे हैं कि वो मजबूरी बता रहे हैं कि और ऑप्शन ही क्या है? देखिए आसिफ जी, आज इस डिबेट में प्रमुखता से जिस बात को आप कह रहे हैं, मैं भी उसी को दोहरा रहा हूं। आज भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है राहुल गांधी जी के नाम आने से? अगर इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प है, नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई लड़ाई लड़ रहा है या उनकी गलत नीतियों का कोई विरोध कर रहा है, चाहे चीन का मामला हो, चाहे आर्थिक संकट का मामला हो, बेरोजगारों की बात उन्होंने रखी होगी, प्रवासी मजदूरों के विषय में उन्होंने चर्चा की, सोशल मीडिया के हाईजैक के मामले में उन्होंने बात की। हर मुद्दे पर एक ही नेता है पूरे देश के अंदर, और सिर्फ राहुल गांधी। और राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। वो उनके मंसूबे तो वही टूट गए जब सोनिया गांधी जी फिर से अंतरिम अध्यक्ष बन गई। वो तो गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी से अलग करने की मुहिम में शामिल हैं। मैं दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। वाजपेयी जी की बात सुन रहा था मैं, राकेश जी ने उनको जवाब दिया है। क्या वाजपेयी जी क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के विषय में बात करेंगे? आजादी की लड़ाई में लड़कर अपने जीवन का त्याग दिया, बलिदान किया, तब आजादी हमको मिली। यही कांग्रेस विकास जी, देखिए आजादी किसने दिलाई, किसने बलिदान दिया, उनको हम सबको नमन करते हैं, फिर वो आपके हो, इनके हो, वो सेनानी हो। इतना पुराना मैं नहीं जा रहा। मैं तो विकास जी सिंपल सी बात पूछ रहा हूं आपसे। इतना अजीब किस्सा है, सोनिया गांधी कह रही है मेरी तबियत खराब है, राहुल गांधी कहते हैं मैं अध्यक्ष बनना नहीं चाहता, और आप सारे मिलकर उन्हीं दोनों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। वो लेना नहीं चाहते, आप डाल उन्हीं पर रहे हैं। जो 23 नेताओं की बात आप कर रहे हैं, वही 23 नेता राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इस 10 साल में राहुल गांधी जी केंद्र में मंत्री बन सकते थे। अच्छा विकास जी, लगता है मेरा सवाल सुना नहीं, कुछ टेक्निकल इशू रहा होगा, कोई दिक्कत रही होगी, वरना लोकतंत्र है, यहाँ सब एक दूसरे की सुनते हैं। विकास जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास जब तक ये ठीक होता है चीज। केदार जी आपके पास आऊं उससे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, आपसे मेरा सवाल, कांग्रेस है तो राहुल गांधी है, या राहुल गांधी है तो कांग्रेस बची हुई है? जैसा विकास उपाध्याय कह रहे हैं कि अगर कोई टक्कर ले रहा है नरेंद्र मोदी तो वो राहुल गांधी है। देखिए, 2-3 बातें मैं स्पष्ट कर दूं। पहले तो राकेश जी से मैं बिना किसी आधार के क्षमा चाहता हूं, विद्वान है वो, तो मेरी कोई निजी टिप्पणी नहीं थी। मैं चूंकि वक्तव्य को सुन रहा था तो उसको मैंने एक मुहावरे के तहत कहा था। जिस प्रकार आपने ओट से गोट से सब पेल दिया, इन्होंने बोल दिया पेट में दर्द है, मेरी बीमारियां बता दी, ऐसा कभी कभी हो जाता है राकेश जी, तो क्षमा करेंगे। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं वाजपेयी साहब एक मिनट रोक रहा हूं आपको। वाजपेयी साहब एक 2-3 बातें, और मैं यही कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की राजनीति की अभी भी लोग मिसाल इसीलिए देते हैं, दूसरे चैनल्स पर जब डिबेट चलती है तो वहां किस तरह का माहौल होता है, मर्यादाओं की क्या धज्जियां उड़ती हैं, शब्दों का ख्याल नहीं रखा जाता, और इसीलिए हम लगातार नंबर 1 है। और इस बात का हमेशा हमने ख्याल रखा कि टीआरपी कभी शोर शराबे से नहीं आती, टीआरपी कभी एक दूसरे पर लांछन उचारने से नहीं आती। और यह बहुत बड़ी मिसाल है। जितना चौधरी साहब मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आपने हितेश जी को समझाया, हितेश जी आपकी भी उतनी तारीफ करता हूं कि आपने बिल्कुल दिल से लिया। अब आप सर इसे आप डिबेट कंटिन्यू करिए, लेकिन जो आप दोनों ने मिसाल पेश की उसकी वो सराहनीय है और अनुकरणीय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आसिफ जी, जो मैंने बात कही थी, मैं पुनः 2-3 तथ्यों को फिर रखना चाहूंगा, मैं दाएं बाएं नहीं जाना चाहता। पहली चीज, जब कांग्रेस में जो नेपोटिज्म या डायनेस्टी पॉलिटिक्स जबरदस्ती थोपी गई है, गिरिजाशंकर जी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, पुरानी किताबें भी इन्होंने लिखी है, जिसमें 69 का उदाहरण दिया था। तो निजालिंगप्पा जी ने इंदिरा जी को बाहर किया था पार्टी से, तो वो कांग्रेस तो वहीं खत्म हो गई थी ना साहब, वो पुराने लोगों की कांग्रेस थी। उन्होंने बोला साहब नहीं चलेगा, ये नेहरू जी की बेटी नहीं चल पाएगी। ये उस समय हुआ था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन। फिर उसके बाद 77 में फिर जो इंदिरा आर बनी थी, वो इंदिरा आर भी इंदिरा जी ने छोड़ दी थी, क्योंकि उन लोगों ने, पुराने कांग्रेसियों ने उनको फिर नहीं स्वीकार किया था 77 में। फिर एक इन्होंने अपना दल बनाया था। तो ये सब साक्ष्य हैं, तथ्य हैं। हम लोग उस कालखंड के साक्षी नहीं है, लेकिन ये इतिहास के तथ्य हैं। और वही आज दोहराया जा रहा है कि आज जो नैसर्गिक लीडरशिप है, जो गिरिजाशंकर जी ने भी कहा कि लीडरशिप पैदा नहीं की जाती है, तो जो नैसर्गिक लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ये माँ पिता पुत्र ये वाली जो राजनीति
राजनीति है इसमें अपने आप को दबता महसूस कर रही है, जिसको डायनेस्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं शब्दकोश में से अच्छे शब्द निकाल कर लाऊं। तो इस प्रकार की राजनीति से अब ये दल के बहुत सारे लोग जो हैं, जिसमें सिंधिया जी शामिल हैं, जिसमें सचिन पायलट शामिल हैं, उमर अब्दुल्ला शामिल हैं, बहुत सारे लोग हैं, इवन मनीष तिवारी, और ये लोग ऑफेंडेड रहे। भाई 44 पे कैसे आ गए? क्योंकि भाई आप ऐसे व्यक्ति को बार बार नेतृत्व दे रहे हैं जिसके लिए आप तो 40 पढ़ सकते हैं, लेकिन साहब जनता स्वीकार नहीं कर रही ना उसको। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके थ्रू आप गुजर रहे हैं, और मेरी तो शुभकामनाएं हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना मेरे पेट में दर्द है, मैं सर्टिफिकेट भिजवा दूंगा विकास जी को। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास वाजपेयी साहब। राकेश जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, तो क्या परिवारवाद की परिभाषा सीमित है सिर्फ कांग्रेस के आला कमान तक? क्या बीजेपी में ऐसा कोई मंत्री नहीं जिसका बेटा विधायक हो? क्या ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, जिसका बेटा सांसद रहा हो? यह परिवारवाद की श्रेणी में नहीं आता क्या? सारा परिवारवाद कांग्रेस तक सीमित है क्या? नहीं, सब पूरा हिंदुस्तान देखता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी पूरी फहरिस्त है। चौधरी साहब, ये इत्तेफाक है कि मैं सवाल वैसे केदार गुप्ता साहब से पूछना चाहता था, राकेश जी मेरे मुंह से निकल गया, तो मैं केदार जी आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि आपकी पार्टी का सवाल है। केदार जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी माफी चाहता हूं, ये केदार जी सवाल था मेरा, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। देखिए, निश्चित रूप से पहले तो मैं जो चर्चा चल रही है उसके संदर्भ में एक लाइन कहना चाहता हूं कि जब भी कांग्रेस की बात आती है तो ये सीधा आजादी की लड़ाई की तरफ क्यों चले जाते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये सारे लोगों को भुला देना चाहते हैं? क्या गरम दल और नरम दल दो दल थे, उसमें क्या गरम दल का कोई हाथ नहीं था? क्या यही लोग खाली राजनीति करके और बलिदान दे के आगे आए? और क्या 60 वर्षों तक इन्होंने देश में और पूरे देश में, खाली केंद्र में नहीं, हर प्रदेश में इनका राज रहा, तो इनके पास कोई बताने के लिए और चीजें नहीं होती क्या? ये सीधा आजादी की लड़ाई, आजादी की लड़ाई। अरे क्या है भाई, 60 साल हो गया देश को आजाद हुए, उसके बाद कांग्रेस का शासन रहा, ये क्यों बात नहीं करते उसकी, विकास की, रोजगार की? हाँ, ये जनसंख्या की, ये इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई आज, महामारी के कारण समझ में आ रहा है कि जनसंख्या भी एक बड़ी समस्या है। ये सब के बारे में कभी चर्चा क्यों नहीं होती? ये बात मैं समझ नहीं पाया। दूसरी बात, ये कहते हैं कि इन्होंने अपना जीवन दे दिया, पार्टी के लिए अपना जीवन दे दिया और बलिदान दे दिया, तो छत्तीसगढ़ में तो ये लागू नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में नंद कुमार पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और नक्सलवादी ने उनकी हत्या कर दी। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, नमन करते हैं, वो हमारे प्रदेश के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ में मैं नमन करता हूं उन लोगों को जिनकी हत्याएं नक्सलवादियों ने की थी। आज उनका बेटा है, उसको क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनाया? भाई मेरा कोई इससे, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर कुर्बानी की बात है ना, दिया ना उन्होंने। और महेंद्र कर्मा जी, अच्छा केदार जी ये कह रहे हैं उनके कि अगर मुखिया अगर राष्ट्रीय स्तर पर नेताओं ने कुर्बानी दी तो उनके बेटे अब अध्यक्ष हैं, तो इधर कांग्रेस में अगर इतने बड़े नेता ने कुर्बानी दी तो उसका बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं? लेकिन केदार जी सवाल तो मैंने आपसे कुछ और पूछा था। केदार साहब, मैंने तो सवाल आपसे ये पूछा था कि परिवारवाद क्या सिर्फ कांग्रेस तक सीमित है? क्या बीजेपी में ऐसा नहीं कि मंत्री का बेटा विधायक बनेगा, विधायक का बेटा विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा सांसद बनेगा? आसिफ भाई, मैंने आपसे परमिशन लिया था कि जो संदर्भ चल रहा है उसमें मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं। अब आपके प्रश्न का जवाब देता हूं कि एक जो प्रमुख पद है, अध्यक्ष का पद, मतलब एक लीडरशिप, पूरी पार्टी की लीडरशिप हो गई, उसमें कंटिन्यूएशन में मुझे आप बताइए, भारत में या विश्व में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें 22 साल से एक ही अध्यक्ष हो, एक ही पार्टी का अध्यक्ष हो? ऐसा कोई उदाहरण मिलता है क्या? मैंने तो कहीं पढ़ा है, देखा है, तो मुझे ऐसा उदाहरण कहीं मिलता नहीं। और जब 10 साल मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे तो कौन चलाता था देश? अगर हम राजनीति की बात करें, शुद्ध राजनीति की बात है, ये कौन चलाता था, किसका फरमान चलता था? और बार बार आपको मैं एक बयान बताता हूं छत्तीसगढ़ का। यहाँ के एक प्रवक्ता ने कहा है कि तड़ी पार अध्यक्ष नहीं बनेगा कांग्रेस का। तो ये तड़ी पार कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या जो इनके अध्यक्ष हैं हम ये कहें कि नेशनल हेराल्ड में ये जमानत पर हैं, ये अपराधी हैं, ये आरोपी हैं? नहीं, मैंने उसी बात का जिक्र किया था कि आप यहां से कीचड़ फेंकेंगे तो वहां से आप पर निश्चित तौर पर आपके माथे पे पत्थर आके लगेगा। ये देखिए, दोनों तरफ से चीजें रहती हैं। और जिस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम बार बार बात भी करते हैं, तो उसमें हम ये पाते हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति में अभी भी शुचिता बहुत सारी बाकी है। उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल रहे तो बेहतर है। क्योंकि राकेश, केदार साहब को मैं देख नहीं पा रहा, कुछ इशू हो गया शायद। अच्छा ठीक, अब केदार जी को मैं देख पा रहा हूं। केदार जी मैं लौटता हूं आपके पास। चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं।
और आपसे एक मेरा सीधा सवाल, राहुल गांधी एकमात्र शख्स हैं जो नरेंद्र मोदी से सीधी टक्कर ले पा रहे हैं, और अजीब इत्तेफाक की बात यह है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं और अमेठी हार जाते हैं। शायद आभास उनको पहले हो गया था। प्रधानमंत्री से सीधा टक्कर लेने की बात दूर, अपनी लोकसभा सीट नहीं बचा पाए। उमा भारती ने आज ये बयान दिया है। उमा भारती जी भी नेता हैं, वो चुनाव से भाग जाएं, चुनाव न लड़ने की घोषणा करें। राहुल गांधी कई बार अमेठी से सांसद रहे, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, और अगर कोई व्यक्ति वायनाड से भी सांसद बन सकता है तो उसकी देश में व्यापकता है। उस दिनों से भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी चुभ रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि जो विषय वो उठा रहे हैं वो विषय देश में कोई दूसरा उठा ही नहीं रहा है, कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा है। जो अगर इनके खिलाफ कोई विषय उठाएगा तो वो देशद्रोही हो जाएगा, वो अगर कोई बात करेगा तो साहब वो जेल में डाल दिया जाएगा, केस लगा दिया जाएगा। चौधरी साहब, मैं तो कहता हूं आपने जो बातें कही ठीक, लेकिन कोर्ट में आप साबित क्या कर पाए? आपने कहा चौकीदार चोर है, वहां से आपको फटकार मिली, आपने माफी मांगी। उसके बाद आपने कहा रफाल में घोटाला हो रहा है, कोर्ट ने आपको वहां झिड़क दिया। आप सर साबित तो करिए, सिर्फ बयानों से कैसे साबित होगा कि सरकार भ्रष्टाचारी है? आप खुलासे करिए, हम आपके साथ मिलकर बता देंगे भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ दस्तावेज लाइए, कोर्ट में साबित करिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, ये कोर्ट का तरीका है कि वो निर्णय करे और वहां सुनवाई हो। लेकिन राहुल गांधी जी की जो आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने हिम्मत की है आईना दिखाने की। राहुल गांधी ने एक एक विषय पे बोला है, और क्या वजह रही कि देश के इतने विद्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक विषय का जवाब नहीं दे पाए। भारतवर्ष की जनता को ये नहीं बता पाए कि चाइना ने, चीन ने हमारी कितनी जमीन घेर ली है। एक तरफ तो आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री थे जो ताशकंद में समझौता करने के बाद उनकी इस तरीके से उनकी जीवन लीला समाप्त हुई। दूसरी तरफ ये लोग हैं हिंदुस्तान के, तो चिनपिंग को यहाँ झूला झुला रहे हैं, वहां जमीन दे रहे हैं। क्षमा चाहता हूँ, तथ्यात्मक नहीं है झूला झुलाना, तथ्यात्मक नहीं है डॉक्टर साहब, तो मैं वापस ले लूं। आसिफ जी झूला नहीं, ये बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। देखिए, मैं जैसे कह रहा था कि अच्छी बात नहीं लग रही आसिफ जी ने, इसकी अच्छी मर्यादा रखिए राकेश जी, की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है कि वो साबरमती वो वहां भी जाने की जरूरत नहीं। चौधरी साहब, बेहतर जानता हूं मैं आपको, मैं आपके पास लौटूंगा। गिरिजा शंकर सर, आपके पास आ रहा हूं। तो क्या आने वाले वक्त में कोई ऑप्शन कांग्रेसियों को खुद इस परिवार से अलग नजर नहीं आता, या वो देखना नहीं चाहते? नहीं, ऑप्शन जो है वो हमेशा ओपन रहते हैं, ऑप्शन की कमी नहीं है। लेकिन आज की तारीख में ये बिल्कुल सही है, चाहे जो लोग राहुल गांधी को नापसंद करते हैं, कांग्रेस के बाहर हैं, उनको भी ये बात दिखती है कि यदि कोई कांग्रेस में कोई नेता पूरी सक्रियता के साथ यदि मैदान में खड़ा है तो वो केवल राहुल गांधी हैं। ये भूमिका कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो निभा सकते थे। आप ये देखिए कि कई बार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपने बयानों से किस तरह पार्टी को दुविधा में डाला है। तो ऐसी स्थिति में यदि पार्टी का एक बड़ा धड़ा, आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो पूरी तौर पर राहुल गांधी के साथ खड़ा है, या कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा राहुल गांधी के साथ खड़ा है, तो इसमें कोई आपत्ति जैसी कोई बात होती नहीं है। दिक्कत दरअसल ये है कि जब पार्टी के अंदर से, पार्टी के बाहर से पार्टी के मामलों पर कोई चैलेंज होता है वो बहुत अप्रासंगिक है, लेकिन पार्टी के अंदर से जब आवाज उठती है, 23 बड़े नेता ये चिट्ठी लिखकर ये बात कहते हैं कि हमको फुल टाइम अध्यक्ष चाहिए, इसका मतलब वो सीधे सीधे सोनिया गांधी के अध्यक्षता को चैलेंज कर रहे हैं, सवालिया निशान लगा रहे हैं। सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। गिरिजा शंकर साहब, माफी चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, केदार जी, बहुत शुक्रिया आपका। गिरिजा शंकर सर, हितेश जी और विकास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विकास जी एक बार जरूर सोचते होंगे कि हर बार आखिरी सवाल उनसे नहीं ले पाता, लेकिन विकास जी आप अभी सबसे यंग हैं और मैं जितना वक्त आपको दे पाता हूं जरूर देता हूं, और ये आपके लिए भी अनुभव रहता है, मेरे लिए भी अनुभव रहता है, क्योंकि बहुत सीनियर लोग हमें यहाँ ज्वाइन करते हैं, तो ये आपके लिए भी एक सीख रहती है, मेरे लिए भी। हम सीनियर्स को भी मौका देते हैं, आपको भी, उसके लिए माफी चाहूंगा विकास जी मैं आपसे, शायद दूसरी बार ऐसा हो रहा है आज। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और यहाँ में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने होगा, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले वाकई ये सवाल रहेगा कि हैप्पी एंडिंग जो कांग्रेस में दिख रही है अभी कि सर्वसम्मति से सोनिया गांधी फिर अंतरिम अध्यक्ष बन गई, लेकिन क्या वाकई ये हैप्पी एंडिंग है, या दरअसल यहां से जो दो फाड़ हुआ, जो गांठ पड़ गए रिश्तों में, अब वो आने वाले वक्त में कांग्रेस पर भारी पड़ सकती है। और जिस कमजोर वक्त का, मुश्किल वक्त का हवाला देकर एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की जा रही थी, क्या उसी कमजोर वक्त में पार्टी अब और कमजोर हो रही है?